What do you think about investors who go towards stocks जो डिविडेंड देने वाले हैं या फिर उनका डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है? So my answer to that is probably the कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये ये लोग? मेरे पास 50,000 रुपीज का कॉर्पस है टू इन्वेस्ट, राइट? मैं कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ? Put at least 15 to 20 stocks. ओके, You should have. 50,000 का आपको 1 लाख करना पड़ेगा, 1 लाख से 1.5 लाख करना पड़ेगा. So you have to plan कि आज ये 20 स्टॉक मैं थोड़े थोड़े से ले रहा हूँ, आगे जाके और लूँ. लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि हाँ, हर रोज आई विल स्पेंड सम टाइम रिसर्चिंग ऑन स्टॉक्स. बोलते हैं रिसर्च करो, DYOR, डू योर ओन रिसर्च. हाउ डू आई रिसर्च? वेयर डू आई स्टार्ट? वो एक्शनेबल चीजें. कोई कॉन्सेप्ट आजकल ठीक नहीं है, तो आजकल एआई भी है आपका. एआई को जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो कहेगा कि ये आप देखो. जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, यू कैन एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस एंड आप वैलिडेट कर सकते हो. स्पेशलाइज्ड LLMs भी है जो आप फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो. Correct. इट्स लाइक आप किसी से बात कर रहे हो Yes. एंड दे ट्यूटर यू ऑलमोस्ट. Yes, and it's a great thing. It's a good thing because it will help you get more information. हाँ, प्रोवाइडेड वो हेलुसिनेट नहीं करे. बट ये नहीं पूछना कि कौन सा स्टॉक खरीद. फिर तो मतलब वो तो मत ही पूछो. हाँ, hopefully they tell you. No, we can't tell you. There are people who are building portfolios also saying कि आप बनाओ portfolio. That's also a problem. But it's better to learn the concepts rather than try to make it buy your stocks or something. तो लेट्स से मुझे एक स्टॉक मिल गया है जो आई एम कीन टू स्टडी अबाउट. ठीक है, मुझे रिसर्च करना है. स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को मैं कैसे गेज कर सकती हूँ कि वो अच्छा है कि बुरा है? क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? लाइक फंडामेंटल्स में क्या, रिजल्ट्स में क्या देखना चाहिए, मतलब रिपोर्ट्स में क्या देखना चाहिए? So I think as you get bigger and bigger, you start off with the basic earnings. अर्निंग्स. Then you understand the balance sheet. You understand the cash flow statement. You understand how to go through conference calls to understand whether Con the calls. management is this thing. Then you understand the market which they're operating in, कि वो market grow हो रहा है कि नहीं हो रहा है. And then their competition. So that is who else is in that play. Then the management itself, which is ये कौन हैं लोग और क्यों चलाते हैं कंपनी, किस तरह से चलाते हैं, have they been running it for years, do they have any problems with each other, do they do the right thing for shareholders, who is on the board, all of these things play a small role. तो आप जैसे जैसे रिसर्च करते जाओगे, यू विल फाइंड समथिंग ऑन ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स कि इन्होंने क्राइसिस में कैसे किया था. ये सारी चीजें आई थिंक बिकम्स अ पार्ट ऑफ द थिंग. एंड देन लुकिंग एट द प्राइस इटसेल्फ, स्टॉक प्राइस इटसेल्फ गिव्स यू अ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक. इसमें बहुत सारा वॉल्यूम नहीं है, कभी कभी वॉल्यूम आ जाता है. इज द स्टॉक मैनिपुलेटेड, आर अ फ्यू प्लेयर्स टेकिंग एडवांटेज, आर इनसाइडर सेलिंग द स्टॉक और बाइंग द स्टॉक. ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग साइट्स में मिलेंगी. साइट कॉल्ड screener.in gives you a lot of this information. आप एक जगह सारा 10 साल का आप डेटा देख सकते हो. So that's a good place to begin. बेसिकली एक नॉन क्रीपी तरीके से ऑनलाइन स्टॉकिंग करनी है, बट रिसर्च. Online stocking of stocks is what we do, not woke friendly, but unfortunately we have to be stocking our stocks all the time. अमेजिंग दो, ग्रेट टिप्स. अब स्टॉक्स ना खरीदना बहुत आसान है, राइट, बट बेचना बहुत मुश्किल है. सो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए वो क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन दे थिंकिंग ऑफ एक्चुअली ट्रेडिंग स्टॉक्स? कब बेचना चाहिए? So I think 3 reasons to sell. One is आपका जो थीसिस आपने स्टार्ट किया था कंपनी का, कि वो थीसिस हो नहीं रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है. सेकंड, आपको पैसे चाहिए किसी चीज के लिए खर्च करने के लिए या जो भी है. थर्ड इज आप ये स्टॉक अच्छा है लेकिन ये और स्टॉक है जो उससे बेहतर है. So instead of me over allocating number of stocks, I say okay ये बेच के ये वाला खरीद. Maybe they're in the same space, this competition. मैंने ये वाली होटल कंपनी खरीदी लेकिन ये वाली होटल कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो let's me sell this and buy that. So these are the reasons why either you find a better deal or the company does not meet your thesis, or whatever, has corporate governance issues, something is wrong with the company. Or thirdly, you need the money. नाउ क्या होता है ना, कई बार लोग खरीद लेते हैं स्टॉक को एंड वो 20-30% नीचे चले जाता है. इफ इट गोज अप ग्रेट, इफ इट गोज डाउन फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन जाते हैं. दे स्टार्ट होल्डिंग द स्टॉक्स. उन इन्वेस्टर्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? मेरा ये कहना है कि ये तरीका है सीखने का कि आगे क्या नहीं करोगे. तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन जाते हैं स्टॉक में, एट सम पॉइंट दे रियलाइज कि ये इसमें कुछ नहीं है, लेट गो. बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द लूजर्स एंड अर्न फ्रॉम द विनर्स. अगर आप सीखते नहीं हो क्यों मैंने ये स्टॉक खरीदा और जब नीचे चला गया मेरा बिहेवियर कैसे था, तो क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूँ. दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा कुछ हुआ है? बहुत सारा. एवरीबॉडी गोज थ्रू. स्टॉक नीचे जा रहा है, कोई बुरा न्यूज आ रहा है, तो पहले ये लगता है कि यार ये बुरा न्यूज आते ही हमको बेच देनी चाहिए. देन अगली बार बुरा न्यूज आता है और स्टॉक फिर ऊपर चला जाता है. देन यार बुरा न्यूज आया, मैंने बेचा, फिर ऊपर चला गया.
तो फिर देखो नहीं बुरे न्यूज़ को एनालाइज करो थोड़ा सा. सो यू हैव टू लर्न हाउ टू लुक एट न्यूज़ एंड द रिस्क इट इन्वॉल्व. समटाइम्स बुरा न्यूज़ जो आता है बुरा लगता है लेकिन बुरा नहीं है. जैसे कोई आईटी रेड हो गया किसी कंपनी में, इनकम टैक्स रेड, आपको कैसे पता कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आप ये कह सकते हो कि देखो 3 महीने वेट कर, आईटी रेड पे कोई फाइन वाइन नहीं आया 3 महीने बाद तो हम वापस खरीद लेंगे. ये भी ठीक है, दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी. बट लोग ये करते हैं आईटी रेड आ गया बंद करो इसको, कंपनी गंदी है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर. लेकिन कभी कोई आईटी रेड आती है फिर कोई ऑर्डर आता नहीं है, फिर आप बेकार में निकल गए कंपनी से. इनफैक्ट आईटी रेड गई और कंपनी का कुछ मतलब नोटिस नहीं आया, दैट मीन्स अ गुड कंपनी. They just sometimes raid companies based on information and then they're not able to find anything. If they're not able to find anything, it's a good company. So I think that's linear steps of understanding a company. That is useful for you. पैनिक के चक्कर में शायद अपसाइड भी मिस हो रहा है. Usually यही होता है कि लोग डरे हुए होते हैं, greed and fear. जब आपने बोला रिसर्च करना है स्टॉक के बारे में, काफी लोग ना इमीडिएटली फंडामेंटल्स की तरफ चले जाते हैं. बट हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर न्यू इन्वेस्टर्स टू नो कि टेक्निकल एनालिसिस भी समझना चाहिए, या सिर्फ फंडामेंटल से स्टार्ट करें देन टेक्निकल, या बोथ आर इम्पोर्टेंट? So actually दोनों से पैसा बनाया जा सकता है, independently and together. You have to find out what works for you. तो इसलिए मैं कहता हूँ दोनों को एक्सप्लोर करो. इफ यू फाइंड दैट तुम्हें फंडामेंटल्स ही अच्छा लगता है, टेक्निकल्स से आपको कोई मजा नहीं आता है या फिर आपको लाइक जचता नहीं है वो, यू शुड इग्नोर इट. बट अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड कि थोड़ा सा फंडामेंटल थोड़ा सा टेक्निकल आप दोनों को साथ में लगाओ, क्योंकि अच्छी कंपनी को अच्छे टाइम पे खरीदना चाहिए. तो अगर सपोर्ट पे आ गया है, सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, then it's a good time, it's a good stock, it's bouncing from support, that means I'm going to buy it. So I'll do the work, I'll do the research, I'll wait for the right time using technicals. एंड आपको कैसे पता चलता है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि बुरा परफॉर्म कर रहा है? मतलब आप अपने आप के लिए बेंचमार्क क्या रखते हैं? न्यू इन्वेस्टर्स को क्या रखना चाहिए? I think आपको पोर्टफोलियो अप्रोच रखना चाहिए. स्टॉक अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है इज नॉट रेलेवेंट, बिकॉज यू सिलेक्टेड स्टॉक्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. आप प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते कि क्या होगा. 20 स्टॉक लिए, 20 स्टॉक का जो टोटल रिटर्न है वो अगर आपको से निफ्टी या निफ्टी 500 से बेटर रिटर्न दे रहा है ऑन द लॉन्ग टर्म, देन यू आर डूइंग गुड. आपको 3 साल देने चाहिए एटलीस्ट मिनिमम आपको. समटाइम्स विल बी लेस देन निफ्टी 500, समटाइम्स विल बी मोर देन निफ्टी 500. अगर आप मोर कर रहे हो तो अच्छे हो, आप लेस कर रहे हो तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देना चाहिए. दैट्स द वे आई शुड थिंक अबाउट इट. बेंचमार्क योरसेल्फ अगेंस्ट सम ऑफ दोस. अगर आपके पास आर्टिफिशियल माइंड में बेंचमार्क से मिनिमम 20% बनाना है, फिर किसी का कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप 20% नहीं बना पाओगे 2 साल कंटिन्यूसली, देन यू विल थिंक यू आर अ वेस्ट एंड यू विल गिव अप. ये जो 20-30% के जो नंबर्स हैं बहुत डेंजरस हैं. काफी. आप कह सकते हो कि आई वांट टू ट्राई, बट इफ आई गेट बेटर देन द इंडेक्स आई एम गुड, ओके. देन इट्स स्टिल ओके. एंड काफी लोग ना डिविडेंड्स के पीछे भागते हैं कि मतलब डिविडेंड्स है तो पैसा ही पैसा होगा, उसके लालच में निकल जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन्वेस्टर्स हु गो टुवर्ड्स स्टॉक्स जो डिविडेंड देने वाले हैं, या फिर उनका डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है? So my answer to that is probably the कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? क्योंकि डिविडेंड भी आपका ही पैसा है, कंपनी में था वो आपको दे रहा है. जो जब तक कंपनी में था उसकी वैल्यू थी कंपनी के अंदर, अब वो निकल गया तो कंपनी की वैल्यू कम होनी चाहिए होती. ये किसी को समझ नहीं आता. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी के पास पैसे होते हैं लेकिन वो किसी को देती नहीं, तो लोग समझते हैं कि यार ये पैसे हैं या नहीं किसी को पता नहीं है. जिस दिन उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया तो लगा कि यार पैसे तो रियल है यार, मतलब अच्छी कंपनी है फिर तो. इंडिया में बहुत होता है ऐसे कि लोग दिखाते हैं कैश बैलेंस लेकिन होता नहीं है. सत्यम का बड़ा केस था एट सम पॉइंट कि वो फ्रॉड हुआ था. बिकॉज ऑफ दैट एंड बिकॉज ऑफ अदर रीजन पीपल बिलीव कि आप अगर बोलते हो हम बिलीव नहीं करेंगे यार, आप डिविडेंड दो तो सही. तो देन इट्स ओके टू काइंड ऑफ थिंग. बट आई थिंक चेजिंग कंपनी फॉर डिविडेंड्स अलोन वेरी डिफरेंट थियरी. बट फॉर सम पीपल इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. वो स्टॉक्स इसलिए खरीदते हैं कि लॉन्ग टर्म में उसका थोड़ा सा इनकम आ जाए. एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे डिविडेंड चाहिए. सम टैक्स रूल्स फॉर सम people in some foreign jurisdiction make dividends less expensive than people in India. हम यहाँ पे टैक्स देते हैं 30% देते हैं, वो टैक्स सिर्फ 5% देते हैं. सो उनके लिए फायदेमंद है. लेकिन अगर आप वो लोग नहीं हो और जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा है, then most probably doesn't apply to you. Right. So therefore you should not chase dividends. Chase dividends, got it. Let's say मेरे पास 50,000 रुपीस का कॉर्पस है टू इन्वेस्ट, राइट? मैं कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड इन स्टॉक्स में कितना अमाउंट डालूँ? So 50,000 is a little less because अगर आप, I would say put at least 15 to 20 stocks. Okay. You should have, because you don't have that much time to learn and know and all that. 20 stocks अगर आप लोगे तो each stock can be only 2,500 rupees at 50,000.
2500 में आपका अगर 600 रुपए का स्टॉक है तो आप 4 ले सकते हो स्टॉक, 500 रुपए का स्टॉक है 5 से ले सकते हो, बट अगर 1400 रुपए का स्टॉक है तो आप एक ही ले सकते हो। हाँ, So और essentially- MRF का तो आप ले ही नहीं सकते। MRF पे तो वो और बात है। A lot of other stocks are more than 2500. Nestle now maybe around that much, but I think many of the stocks are 8,000, 9,000 rupees per stock. So it's a little less, if you ask me. But I think it's a good thing to say कि basically put that money into the stocks that you want, and over time try to build it up. मतलब उन्हीं stocks को और खरीदो ताकि your 50,000 becomes 1 lakh by your adding more money. That way you don't think कि 50,000 डालें वही होगा, आपको और डालने पड़ेंगे क्योंकि 50,000 रुपए से जो रिटर्न आएगा फॉर पर्सन हु सेव 50,000 इज नॉट मच। आपको 50,000 का आपको 1 लाख करना पड़ेगा, 1 लाख से 1.5 लाख करना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्लान कि आज ये 20 स्टॉक मैं थोड़े थोड़े से ले रहा हूँ, आगे जाके और लूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दीपक, ये बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था। थैंक यू सो मच अनुमा, इट वाज गुड टू बी हियर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.